अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं दोस्तों मैं इफ्तिखार सुमरो एडवोकेट आपके अपने यूट्यूब चैनल इफ्तिखार सुमरो ऑफिशियल से अपनी आज की वीडियो में हम निकाह नामा के मुख्तलिफ कॉलम्स को डिस्कस करेंगे, उनकी कानूनी अहमियत को भी डिस्कस करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरे इस चैनल पे अगर आप पहली दफ़ा आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मैं जो भी इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाऊं वो टाइमली आपको मिल सके। वीडियो अगर अच्छी लगे तो आप इसको लाइक भी कर दें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। अगर आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में वो भी पूछ सकते हैं। इस वीडियो को बतौर मालूमात अपने दोस्तों से लाजमी शेयर करें। देखें दोस्तों, जो शादी होती है, निकाह होता है, ये किसी भी इंसान की ज़िंदगी का सबसे बड़ा इवेंट होता है, सबसे बड़ा फैसला होता है। और इसकी इब्तदा जो होती है वो बुनियादी तौर पर निकाहनामा से होती है, जो एक बहुत ही अहम दस्तावेज़ होती है, एक अहम डॉक्यूमेंट होता है। उसमें जो पेचीदगियाँ इन्वॉल्व होती हैं हर शख्स उसको नहीं जानता। इवन के जो निकाह को दर्ज करने वाला काजी होता है, निकाह खां होता है, उसको भी उसके लीगल कॉन्सिक्वेंसेस का नहीं पता होता कि किस कॉलम की किस शर्त का क्या लीगल इम्पैक्ट होगा। तो अपनी आज की वीडियो में हम निकाहनामा के मुख्तलिफ कॉलम्स को डिस्कस करेंगे। निकाहनामा में दोस्तों टोटल जो है वो 25 कॉलम होते हैं। पहले जो 12 कॉलम है 1 से लेके 12 तक जो है ये उनमें जर्नल पर्टिकुलर्स होते हैं। दूल्हा दुल्हन का नाम होता है, उनकी सकूनत, उनकी वल्दियत, शनाख्ती कार्ड नंबर, उनकी उम्र क्या है, उनके गवाहान, ज़िला कौन सा है, यूनियन कौंसल कौन सी है, शादी तय पाने की तारीख कौन सी है, गवाहान कौन से हैं, वकील, दूल्हा दुल्हन के वकील कौन से हैं, उनके जो हैं वो कवायद इन पहले 12 कॉलम्स में लिखे जाते हैं। उनकी उम्रें भी लिखी जाते हैं। अगर दुल्हन कंवारी हो तो वो भी लिखा जाता है कि ये कंवारी है या मुतलका है या बेवा है, वो भी इसमें मेंशन किया जाता है। उसके बाद जो कॉलम शुरू होते हैं वो बड़े अहम होते हैं। इन कॉलम्स की पेचीदगियों के मुतल्लिक बहुत ही कम लोगों को इल्म होता है कि इसमें किस कॉलम में लिखी गई शर्त का क्या इम्पैक्ट होता है। जो कॉलम 13 से लेके 16 तक होता है ये बेसिकली हक महर से मुतल्लिक होता है और ये बहुत अहम होता है। जो कॉलम 13 होता है उसमें टोटल हक महर लिखा जाता है कि जो टोटल हक महर तय हुआ है वो कितना है, उसकी रकम लिखी जाती है। कॉलम 14 जो होता है 14 में उसकी नोयत लिखी जाती है कि हक महर आया ये मुअज्जल है या गैर मुअज्जल है, प्रॉम्प्ट डावर है या डेफर्ड डावर है। और जो कॉलम 15 होता है उसमें लिखा जाता है कि मौके पर शादी पर हक महर कितना अदा किया गया, उसका कुछ हिस्सा अदा किया भी गया है या नहीं किया गया। कॉलम 16 जो होता है वो भी बड़ा अहम होता है। उसमें लिखा जाता है कि हक महर के इवज़ कोई जायदाद दी गई है, कोई सोना दिया गया, कोई मकान, घर या ज़मीन कुछ भी अगर दिया गया है या देना है तो उसकी वजाहत कॉलम नंबर 16 में होती है। अगर कॉलम नंबर 16 में हक महर की नोयत की वजाहत ना भी की गई हो कि आया ये मुअज्जल है या गैर मुअज्जल है, तो इस हवाले से आला अदालतों के फैसले मौजूद हैं कि कॉलम 16 में अगर कोई जायदाद बतौर हक महर लिख कर दी गई हो और उसकी वजाहत ना भी की गई हो तो वो इंदल तलब तस्वर होगा, मुअज्जल तस्वर होगा और बीवी जब चाहे उसका मुतालबा कर सकती है। यहाँ पे मैं हक महर की भी मैं आपको बता दूं कि दो किस्में होती हैं, एक मुअज्जल होता है और एक गैर मुअज्जल होता है। मुअज्जल जो होता है वो इंदल तलब होता है, प्रॉम्प्ट होता है, बीवी जब उसका तकाजा करे वो आपको पे करना पड़ता है। दूसरा जो हक महर होता है वो गैर मुअज्जल होता है। गैर मुअज्जल अमूमन जो है वो तलाक की सूरत में या शौहर की वफ़ात की सूरत में या उसके साथ कोई स्पेशल कंडीशन लगा दी जाए तो उस सूरत में वो काबिल अदायगी होता है और इसको डेफर्ड डावर कहते हैं, जिसको मतलब कि मौखर कर दिया जाए। ये जो 4 कॉलम हैं 13 से लेके 16 तक ये हक महर से मुतल्लिक है। जो 17 कॉलम होता है ये भी बहुत अहम होता है। इसमें लिखा जाता है कि कोई ख़ास शराइत हैं उसकी वजाहत इसमें की जाए। ख़ास शराइत में कुछ भी आ सकता है, हक महर से मुतल्लिक भी कोई ख़ास शर्त इसमें हो सकती है। इसी तरह से रिहाइश से मुतल्लिक कोई ख़ास शर्त इसमें हो सकती है कि भाई आया दूल्हा जो है वो शहर में रिहाइश रखेगा या गाँव में रखेगा। इसके अलावा औरत की तरफ से, बीवी की तरफ से ये भी उसमें ख़ास शराइत में लिखवाया जा सकता है। क्या औरत शादी के बाद भी अपनी अगर जॉब करती है उसको कंटिन्यू करेगी, नहीं करेगी, करने का उसको इख्तियार होगा
या उसमें ये भी लिखा जा सकता है कि वो उसको पढ़ने का भी इख्तियार होगा, कि फ़र्दर स्टडी भी कर सकती है। किसी किस्म की कोई ख़ास शर्त अगर माबैन फ़रीक़ैन तय की गई हो तो फिर वो कॉलम 17 में लिखी जाती है। कॉलम 18 जो होता है ये बड़ा अहम होता है। ये कॉलम 18 में जो है ये तलाक का हक़ तफ़वीज़ किया जाता है। अमूमन तो तलाक देने का हक़ जो होता है वो शौहर के पास होता है, लेकिन अगर शौहर चाहे तो ये तलाक देने का हक़ तफ़वीज़ भी कर सकता है। अगर शौहर अपनी बीवी को तलाक का हक़ तफ़वीज़ कर दे तो इसका मतलब ये नहीं होता कि औरत जो है वो तलाक लेना चाहती है, बल्कि ये हिफ़्ज़ मा तक़द्दुम के तौर पे होता है कि अगर इन फ्यूचर जो है शौहर बीवी को तंग करे, उस पर तशद्दुद करे, नान नफ़क़ा ना दे, तो ऐसी सूरत में बीवी जो है ये अपना तलाक तफ़वीज़ का जो हक़ है उसको इस्तेमाल करते हुए शौहर से अलहदगी इख्तियार कर ले। अब बीवी अगर कॉलम 18 के तहत उसको जो है तलाक का हक़ तफ़वीज़ किया गया हो तो ऐसी सूरत अगर अपने शौहर को जो है उससे तलाक लेती है या ख़ुद अपने आप को तलाक देती है, तो ऐसी सूरत में उसको जो चेयरमैन होता है सालिसी कौंसल का उसको नोटिस देना भी ज़रूरी होता है। और इसमें ये होता है कि अगर हक़ जो तलाक का हक़ बीवी को अगर तफ़वीज़ कर दिया जाए तो ऐसी सूरत हाल में जो हक़ महर होता है वो बीवी को अदा नहीं करना पड़ता, वापस नहीं करना पड़ता। खुला की सूरत में ये होता है कि बीवी को जो अपना हक़ महर है वो गिव अप करना पड़ता है, उसको तर्क करना पड़ता है। कॉलम 19 जो है दोस्तों उसमें लिखा जाता है कि तलाक देने की सूरत में अगर शौहर पर किसी किस्म की कोई ख़ास शर्त आयद की गई हो तो वो लिखी जाती है। हक़ महर के अलावा तलाक देने की सूरत में अगर किसी किस्म की कोई शर्त आयद की जाती है, मतलब कि इतना जुर्माना ले देगा, इतने लाख जुर्माना अदा करेगा, तो उस हवाले से है फेडरल शरीयत कोर्ट्स के बहुत सारे फ़ैसले आ चुके हैं कि जो तलाक देना है ये मर्द का एक हक़ है, वो किसी वक़्त भी दे सकता है। हक़ महर के अलावा तलाक पर अगर किसी किस्म की कोई शर्त आयद की गई है जुर्माने की सूरत में तो वो फिर गैर कानूनी होगी। कॉलम 20 जो है, कॉलम 20 हक़ नान नफ़क़े के मुतल्लिक़ होता है, हक़ महर से मुतल्लिक़ होता है। उसमें लिखा जाता है कि अगर नान नफ़क़ा और हक़ महर के मुतल्लिक़ अगर मियाँ बीवी के दरमियान किसी किस्म के कोई दस्तावेज़ काबीनामा अगर तैयार किया गया है तो फिर उसकी वज़ाहत उसमें की जाती है। जो उससे फर्दर कॉलम होते हैं 21-22 उसमें लिखा जाता है कि आया जिसकी शादी हो रही है, दूल्हा है, उसकी पहले से कोई बीवी मौजूद है? अगर मौजूद है तो क्या उसकी प्रॉपर जो है उसकी परमिशन ली गई है दूसरी शादी की? बच्चे हैं उसके, वो कहाँ पे रह रहे हैं, किसके पास हैं? ये तमाम शराइत जो हैं, अगर वो शादीशुदा है, रंडवा है, तो उसकी जो वज़ाहत है कॉलम 21 और 22 में कर दी जाती है। उसके बाद कॉलम 23, 24 और 25 जो होते हैं वो निकाह खां से मुतल्लिक़ होते हैं कि निकाह खां का नाम क्या है, शादी को उसकी रजिस्ट्रेशन करवाने की तारीख़ क्या है, इसके अलावा जो है उस पे किसी किस्म की कोई रजिस्ट्रेशन की फ़ीस है तो उसकी वज़ाहत उसमें कर दी जाती है। दोस्तों ये बड़े इम्पोर्टेंट जो है ये मालूमात होती है, इसकी जो पेचीदगियाँ हैं, टेक्निकलिटीज़ हैं, हर बंदा नहीं जानता। तो निकाहनामा से जब निकाह दर्ज हो जाता है, एक शादी हो जाती है, तो एक तरह का ये सिविल कॉन्ट्रैक्ट होता है और दोनों फ़रीक़ैन के दरमियान जो है राइट्स एंड लायबिलिटीज़ क्रिएट हो जाती हैं। इन तमाम कॉलम्स को समझना इंतहाई ज़रूरी है। ख़ुसूसन जो हक़ महर वाले कॉलम हैं उनको और नान नफ़क़ा का जो जिसमें ज़िक्र है उनको, और अगर स्पेशल शर्त हो, वैसे तो सारे कॉलम अहम हैं लेकिन हक़ महर नान नफ़क़ा से मुतल्लिक़ जो कॉलम होते हैं वो ज़्यादा अहम होते हैं। तो इनको पुर करते वक़्त, निकाहनामा पे दस्तख़त करते वक़्त इनकी अहमियत को जानना समझना इंतहाई ज़रूरी है। अगर आपकी शादी होनी है तो फिर आप इन तमाम कॉलम्स को अच्छी तरह समझ कर, देख कर तब भी आप इस पर दस्तखत करें। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को आप लाइक कर दें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार भी ज़रूर करें। बतौर मालूमात अपनी इस वीडियो को अपने दोस्तों से लाज़मी शेयर करें। निकाहनामा से मुतल्लिक़ा अगर कोई पेचीदगी है, अगर किसी किस्म का कोई सवाल है जो आपके ज़हन में हो, आप पूछना चाहते हो, तो कमेंट सेक्शन में आप वो पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको रिस्पॉन्ड करूँगा।